नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं सीधे धीरेन्द्र पुंडीर सर का। धीरेन्द्र सर, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। सर, आपके जरिए बंगाल पर लगातार बात होती रही है और सबसे अपडेट अगर कवरेज बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए है तो आपके अलावा मुझे और कोई दूसरा नाम पहले नजर में नहीं आता। वेस्ट बंगाल के अगर चुनाव की बात करें तो सप्लीमेंट्री लिस्ट 60 लाख नामों की वो जारी हो चुकी है। ये सप्लीमेंट्री वो है कि ये रहेंगी ये नाम या नहीं रहेंगे, ये तय होगा, जिसको कि लगातार उस प्रक्रिया से गुजरना है। उसी के साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये तो इलेक्शन कमीशन के चुनाव कराने की तैयारियों का मामला है, सप्लीमेंट्री लिस्ट। लेकिन चुनावी गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में ओवैसी भाईजान वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने हुमायूं कबीर से हाथ मिला दिया है। मुर्शिदाबाद में मार्केटिंग शुरू हो गई है, वहां चाबी के छल्ले, आई लव बाबरी टी शर्ट, कॉफी मग, ये एक नए तरीके का कैंपेन भी शुरू हो रहा है बाबरी के प्रति इमोशन जगाने के लिए। अंततः ये गठजोड़ ममता बनर्जी के लिए कैसा साबित होगा? क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी हरे रंग की नाव में ही सवार होके जो इलेक्शन है वेस्ट बंगाल का, उसकी वैतरणी पार करती रही हैं। वही सबसे मजबूत उनका मामला माना जाता है। एसआईआर ने पहले ही चोट लगाई है। हुमायूं कबीर और ओवैसी मैदान में अलग से कूद गए हैं। ये नूरा कुश्ती है या कुछ और है? इसमें कुछ सीरियसनेस भी है, और अगर सीरियसनेस है तो कितना ये असर डालेगा? उसी के साथ दर्शकों बात इस पर भी करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में चुनावी जो अपनी रणनीति है उसको किस तरीके से बदल के लोकल यानी स्थानीय बंगालियों के लिए बंगाल में बंगाल का चुनाव बनाने का पूरा प्रयास किया है, बशर्ते ये कि वो दिल्ली वर्सेस बंगाल चुनाव हो जाए। ओवर टू यू सर। नमस्कार अवनीश जी। दरअसल हम लोग अगर इसको देखें, इस वक्त 60 लाख में से 29 लाख नामों की सूची जारी हुई है। लेकिन उसमें सबसे दिलचस्प यह है कि अभी तक उसमें ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा कि कितनों के नाम कटे हैं, डिलीट हुए हैं। चूंकि ये परसों रात से भी मैं उसको सीईओ को भी सुन रहा था, लगातार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि बस आप सर्वर वहां है, हमको तो सिर्फ इतना पता है 29 लाख क्लियर हो गए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं 31 लाख नाम और बचे। ये लोग वो है जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में, जिनके नाम यानी जिनमें नामों में अंतर था, या जिनका जो है परिवार में उसमें सब अंतर दिख रहा था, या जिसमें एक ही परिवार में 300 लोग थे, एक बाप में, बेटे में और दादा में 15 साल का ही अंतर था, ये सब चीजें वो तमाम थी। तो उन सबको 705 जो न्यायिक अधिकारी है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया और उसके आधार पे अपने फैसले दिए हैं। तो टुकड़ों में जरूर खबरें आ रही हैं, जैसे एक बूथ पर 330 लोगों के नाम थे, तो उसमें से ज्यादातर जो नाम हटे वो पूरे बूथ से वो सारे मुस्लिम्स थे। ऐसा अलग अलग जो पत्रकार है वो जरूर अपना उन्होंने अपने अपने जो जिनका मत है उसके हिसाब से डाला है। जैसे एक जगह आया कि भवानीपुर या कहीं एक पर, वो भवानीपुर में नहीं है, भवानीपुर से तो बीएलओ उनको हटाया है चुनाव आयोग ने अपने अधिकारी को, लेकिन एक जगह पर जो बीएलओ था उसी का नाम गायब हो गया। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है। चुनाव आयोग को इस पे एक डिटेल देना चाहिए था कितने नाम कट गए, तो वो अभी कोलकाता भी नहीं दे पा रहा और वो मिल नहीं रहा। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप बहुत मोटा मोटी अनुमान भी करते हैं तो इसमें से 9-10 लाख नाम जरूर हट गए होंगे। अगर 7% के हिसाब से भी देखें तो मुझे लगता है कि 2-3 लाख नाम वैसे भी उड़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान नहीं हुआ होगा। वो नुकसान का मतलब ये है कि सफाई हुई है। ये बहुत जरूरी था, और चूंकि उसको लेकर ममता बनर्जी के, कल्याण बनर्जी जो आपने देखा होगा उनके सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सब जगह वो घूमते रहते हैं, और उनको जिस तरह की झाड़ कल पड़ी है वो भी अद्भुत थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो है सब जगह देख लिया, सारी चीजें देख ली, तुम्हारे यहाँ पे सबसे अलग किस्म का हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हमारे यहाँ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है जो कहीं और नहीं हुई। तो उन्होंने कई चीजें कहने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कुछ भी है, लेकिन हम इस बात को लेके कटिबद्ध है, एक तो मतदाताओं का अधिकार, दूसरा मत सूची की सफाई। तो ये क्लैरिटी है उसको, कोर्ट को, और उन्होंने बिल्कुल झाड़ के साथ ही उनको
वापस भेज दिया, कहा कि जाइए ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें आप कह रहे हैं उनसे बात कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में सुजय पॉल जो कोलकाता चीफ जस्टिस है उनके पास आप जाइए और वहां अपील कीजिए। तो उनको भेज दिया, उनको लग रहा था। और अब सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की पार्टी को कहीं से कोई भी मैंने नहीं देखा कि अब उनको कोई सुप्रीम कोर्ट में भाव देने की स्थिति में, या उनको कोई उनका, क्योंकि वो जो कोशिश कर रही थी वो लोगों को मालूम है कि वो चुनाव को डिले करना चाहती थी। अगर आपने देखा होगा, या तो वो दो ही चीजें चाहती थी कि या तो ये एसआईआर बंद हो जाए या चुनाव डिले हो जाए। भले ही चुनाव डिले में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो दोनों काम पूरे हो जाएंगे, एसआईआर भी बंद हो गया और उंगली कटा के शहीद होने का शौक भी पूरा हो जाएगा। तो वो दोनों ही मुझे लगता नहीं कि वो पूरे होंगे, वो सब खत्म हो चुका। तो अब मुझे लगता है कि शुक्रवार तक उनको, यानी परसों तक अगली भी लिस्ट जारी हो जाने की ऐसी उम्मीद है। हो सकता है उसमें एक आध दिन और हो जाए, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। वो लोग पूरी ताकत के साथ अपना काम कर रहे हैं। झारखंड है और उत्तराखंड, जो झारखंड उड़ीसा, उनसे भी 200 से ज्यादा न्यायिक अधिकारी लिए हुए हैं। 305 उनके, 505 उनके अपने हैं। तो एक पूरा मेजर स्केल पे चल रहा है। पहली बात तो ये हो गई, अगर हम उसकी बात करें। दूसरा दिलचस्प जो ये है कि आपने कहा कि वहां हुमायूं कबीर और उन दोनों ने मिलके एक नई पार्टी 192 सीटों पर वो लड़ेगी। ये उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, 182 192 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, 182 शायद है। तो उस चुनाव पर लड़ने पर उन्होंने दोनों मिलके लड़ेंगे। अब उसमें से एआईएमएम कितना लड़ेगी, वो कितना लड़ेगी, ये देखा जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी इसके आने का एक कोई भी विरोध उस तरह नहीं कर सकती है। वो कम से कम इस मामले में वो ये नहीं कह पाएगी कि साहब ये मुसलमान तो बाहर का है, क्योंकि वो खुद एक मुसलमान को लेके आई थी पिछली बार। भाई वो तो खुद हराने के लिए लाई थी। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को, जिसको हराना बहुत असंभव माना जाता था, नामुमकिन नहीं, असंभव है, मुर्शिदाबाद का किंग है और तमाम चीजें उसके लिए कही थी। तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी ममता बनर्जी के, चूंकि वो जो सबसे सॉन एनिमी तो वही थे कांग्रेस में। इतना तो बीजेपी ने नहीं कहा होगा ममता बनर्जी को टायरेंट और वो सब जितना उन्होंने कहा। लेकिन इसके बावजूद ममता उनको हरा पाने में जब नाकाम थी तो उसने एक और नया स्ट्रेटजी अपनाई। वो एक यूसुफ पठान नाम के आदमी को पकड़ के लाई, जो गुजराती था, मुसलमान था। तो उन्होंने कहा कि बंगाली को हराने के लिए, आप ये सोच के देखिए, बंगाली मूल के आदमी को हराने के लिए आप एक गुजराती को लाए हैं, वो मुसलमान को। तो बंगाली हिंदू हार गया, क्योंकि वोट तो वहां मुसलमानों के थे। मुसलमानों के वोटों पर ही वो जीतता था, क्योंकि वो सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं का जितना विरोध हो सकता है उतना वो कर सकता था। लेकिन वो जिहाद की कॉल नहीं दे सकता। तो वो तो दे सकता था यूसुफ भाई जिहाद की कॉल भी दे सकता है, वो मंदिरों को, टूटे हुए मंदिरों को मस्जिद भी बता सकता है, वो सब कुछ कर सकता था। तो लिहाजा ममता बनर्जी ने अपने तमाम वोटर्स को समझाया कि ये तो भाई है, वो तो दादा है। तो ममता बनर्जी ने एक हर्डल पार कर दी कि आप किसी भी मुसलमान को आप ला सकते हैं। बंगाली की आइडेंटिटी का मुद्दा तब सामने नहीं टकराता जब आप मुसलमान को ले आओ। जब आपको किसी बंगाली हिंदू को हराना हो तो इस देश का कोई भी मुसलमान चल सकता है। तो वो ले आई, चूंकि कांग्रेस इसका यूपी में कर चुकी थी, अजरुद्दीन को लाके मुरादाबाद में। भाई वो वहां से ले आई हैदराबाद से। ना वो चुनाव जीतने के बाद कभी मुरादाबाद आया, ना उसके हारने के बाद आया, ना उससे पहले कभी आया था। तो उसी तरह यूसुफ पठान आया। यूसुफ पठान की सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी बीवी को लाता है, वो जिसमें आंखें सिर्फ दिखती रहती है, बाकी सब वो पुरके में हाथों हाथों सबको करके, ताकि वो ये बताता है कि देखिए मैं कितना स्टांस मुस्लिम हूं। तो ये सब चीजों ने ममता बनर्जी का जो एक उन्होंने तो कर दिया। वो तो खैर कीर्ति आजाद को भी लाई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं को उससे क्या लेना देना, वो तो किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हिंदू है और बंगाली हिंदू है। तो इसीलिए बंगाली उसमें आइडेंटिटी में आप कुछ नहीं कर सकते हो। यही तो ममता बनर्जी ने सिखाया है। फिर दूसरे पर उन्होंने उनको भी लाई, क्या नाम आपका, ये शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी पहुंचे तो अलग। लेकिन अब हुमायूं कबीर उस लाइन पे चल के, हालांकि पिछली बार भी आईएमआईएम याद होगा लड़ा था, लेकिन उसको लोकल की सपोर्ट उस तरह नहीं मिल रही थी। देखिए वैसे भी जो इस्लाम के आइडिया को अगर आप देखते हैं तो बंगाल में पहले से ज्यादा कट्टरवाद पहले से ही रहा है, कोई नई चीज नहीं है। फराइजी मूवमेंट भी वहीं हुआ था, तमाम चीजें वहीं से शुरू हुई थी। बल्कि अगर बहुत शुरुआती जो जिसमें जो वो शुरू हुआ था, याद होगा आपको, जहां जिसमें उन्होंने शेर सिंह, जो महाराजा रंजीत सिंह के बेटे ने मारा था उनको,
पहले क्रांति पे जिसपे कहा गया था बालाकोट में बाद में ये सैयद बरेलवी शाह जो वहां मारा गया था, वो वहां वही कर रहा था, जिहाद ही कर रहा था, तो उसी के वार में 1831 में वो मारा गया था। तो उसकी बड़ी संख्या जो है यहां से गई थी बंगाल से। तो बंगाल में है ये, तो उसका फायदा ये हुआ कि अब AIMM को आधार भी मिल गया कि साहब मैं तो मुस्लिम हूं, और बंगाल में तो ये परंपरा है, अगर बंगाली हिंदू को हराना है तो मुसलमान कोई भी आ सकता है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं, उसके लिए ना बंगला आनी चाहिए ना बंगाली होना चाहिए, कोई भी हो, बस मुसलमान हो। तो उस आइडिया पे ओवैसी पहुंचे हैं, हुमायूं कबीर ने उनकी आगवानी की, और चूंकि ये भी बड़ा दिलचस्प है, हुमायूं कबीर उनके चेले हैं, ममता बनर्जी के चेले हैं, उन्होंने ये दांव उन्हीं से सीखा है, तो उन्होंने वो दांव चला। ये तो हुई एक प्रैक्टिकल जो थ्योरी की बात है। प्रैक्टिकली देखिए, ममता बनर्जी मुस्लिमों के लिए वो सब कर सकती हैं जो कोई एक स्टॉन मुस्लिम कर सकता है, जो अधीर रंजन चौधरी नहीं कर सकता है वो भी ममता बनर्जी कर सकती है। ये लगातार दिखा है, अवैध मुसलमानों को बसाना, उनके कार्ड बनना, उनकी सब चीजें बनना, इस देश के खिलाफ, मतलब आप ये सोच के देखो कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है कि जितना ममता बनर्जी ने अपना हौसला दिखाया कि उन्होंने BSF को ही जगह नहीं दी, आखिर में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, चूंकि इस देश के कानून इस तरह के हैं, वरना तो ये तो सीधे तौर पर राष्ट्र के विरोध में जानी चाहिए थी कहानी। एक ऐसा मंत्री कैसे, मुख्यमंत्री या कोई सरकार कैसे एग्जिस्ट कर सकती है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सके। इन सब चीजों ने क्या किया कि क्योंकि बीजेपी की जो लीडरशिप है उसको इस सब में बड़ा अच्छा लगता है कि साहब हमने एक नहीं किया, उनको बोलने के लिए अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो इस तरह की ताकत को और प्रश्रय भी देते हैं। क्योंकि इसी के बाद ममता बेलाग होती चली गई, 2021 में जिस तरह से हिंसा हुई थी उसके बाद तो उनको बहुत ही लगा। तो ये सब चीजें ममता बनर्जी के हक में जाती हैं, यानी हुमायूं कबीर और ये जो अपना ओवैसी है, इनकी एक नॉमिनल या रिप्रेजेंटेशनल वो तो हो सकती है प्रेजेंस, लेकिन वो उसके गणित को बिगाड़ देंगे, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि जहां वहां जिन सीटों पर ये लड़ रहे हैं 65 से ज्यादा सीटें होंगी जहां सबसे असली लड़ाई हो, क्योंकि वहां मुसलमान अपने से जिता सकता है, मुस्लिम बाहुल्य सीटें वही मानी जाती है, 65 के करीब सीटें हैं, 70 के बीच में, तो वहां पूरी तरह से ये आ सकता है, वो लोग लड़ सकते हैं, लेकिन वहां इतनी संख्या नहीं है क्योंकि तीसरे पर बीजेपी उसका फायदा उठा पाए, तो जीतने वाले यही होंगे। हाँ, वो भवानीपुर जैसी जगह में अगर उनको प्रेजेंस मिल जाए जहां 20% के करीब मुस्लिम में है, अगर वहां वो 10,000, 5,000, 2,000 भी खींच लेंगे तो ममता बनर्जी की इस सीट पर, जिस पर वो 58,000 से जीती थी, पहले 2011 में भी जीती थी और अब 2021 में जब हार गई थी तब जीती थी, जब नंदीग्राम से, वहां लोकसभा में ये बढ़त महज 8,000 की रह गई थी और उसमें से 47,000 जा चुके, फिर साथ एक के साथ भी जो है 2,000, 2,500 वो गए, 49,000 तो चले गए और साथ में 14,000 का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में था, तो आप ये मान लीजिए 62-63,000 का खेल तो हो गया। तो ये इसीलिए उस सीट पर अगर वो 2,000 भी खींच लेते हैं तो ममता के लिए उससे बड़ा ब्लो तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मुझे लगता कि वहां बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी को, क्योंकि मुस्लिम्स को जो चाहिए ममता बनर्जी उसको दे रही हैं। सबसे ज्यादा होता है कि एक हिंदू आइडिया को क्रश करना, तो उसको कर रही हैं, रामनवमी पे परेशान करना तो वो कर रही हैं, मुहर्रम के जुलूस के आगे अगर दुर्गा पूजा पर जुलूस पर रोक लगाना तो लगा सकते, तो वो सब कर रही हैं जो उनको चाहिए। तो मुझे इस पे शक है और ये भी मालूम है कि जो ओवैसी है या हुमायूं कबीर है वो जीत नहीं सकते, लेकिन वो ममता को हरा सकते हैं, ये बात मुस्लिम को डरा देगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशनल वैल्यू है वो कहीं हमको दिखेगा, लेकिन वो बिहार की तरह 5 सीट ले आएंगे, ये मुझे आश्चर्य लगता है, अभी तो आश्चर्य लगता है। बिल्कुल। हालांकि हमारे सामने अगर हम महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो एक सीट का उदाहरण ध्यान आता है मालेगांव का। मालेगांव में मुस्लिम नाम से ही एक पार्टी बनी और वहां पर उसने जीत हासिल की। तो अगर आप देखिए तो अधीर रंजन चौधरी वाले मामले में भी ये दिखाई देता है कि जब इनको भाईजानों को भाईजान मिल जाता है तो फिर ये सारा कुछ भूल जाते हैं, तुम चाहे कितने बड़े भी अपने आप को मुस्लिम परस्त हिंदू कहते हुए या दिखाते हुए घूमो। लेकिन ये आपने महत्वपूर्ण बात की कि कम से कम ममता बनर्जी को हराने जैसी कोई चीज वो कर सकते हैं खुरापात, लेकिन वो खुद जीत नहीं सकते। और
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा। लेकिन ममता बनर्जी के लिए थोड़ी सी असहज स्थिति पैदा करने वाली तो बात जरूर है। अब सर दो और बातें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। एक तो एसआईआर में, क्योंकि जो बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट का डिफरेंस था वो लगभग 10% के आसपास का था। आपका आकलन क्या कहता है कि अकेले एसआईआर ने कितने परसेंट का ये अंतर कम किया है? और जब मैं ये अंतर कम कर रहा हूं तो एसआईआर का मतलब ये नहीं है कि केवल टीएमसी के वोट गए हैं, उसमें बीजेपी के भी मत गए होंगे, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यहां भी जा रहे हैं और भी जगह जा रहे हैं। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा अवैधता ये जो अभी सप्लीमेंट्री आई है, इसमें मुसलमानों के ज्यादातर नाम गायब होना, यानी कि उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये ममता बनर्जी के ही वोटर माने जाते हैं ज्यादातर। तो इस लिहाज से एसआईआर कितना इम्पैक्ट, कितने परसेंट का वो गैप पाटेगा? और क्या ओवैसी और ये हुमायूं कबीर ये क्या 2-3% वोट शेयर भी हासिल नहीं कर पाएंगे? वो भी आखिर लगेगा तो ममता को ही डेंट लगेगा। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट इस बार बड़े सीरियसली लड़ रहे हैं। ये कहा जाता है कि कम्युनिस्टों का जितना वोट था वही बीजेपी का वोट है। तो इसमें भी कभी बैक गियर है या वो टीएमसी से ही निकल के जाएगा? कांग्रेस तो वहां पर कोई खास खाते में नहीं है। तो पहला तो ये, और दूसरा बीजेपी ने जो ये इस बार विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल की स्ट्रेटजी तय की है कि भैया वहां हम लोकल नेताओं से लोकल मुद्दों पर लोकल ही चुनाव लड़वाएंगे। तुम ये मत करो जो कि ममता बनर्जी सबसे ज्यादा चाहती हैं कि वो विक्टिमहुड खेलें और लड़ाई खेलें मोदी के खिलाफ या सेंटर के खिलाफ। इन दोनों स्थितियों को कैसे देखते हैं आप? जी। देखिए, पहला सवाल हम लेते हैं जिस तरह से ये आपने इसका कहा कि विक्टिमहुड का कार्ड वो खेलना चाहती थी। बीजेपी ने इस बार पिछली बार से स्टडी बहुत ज्यादा हुई है। बीजेपी ने चुनाव से सीखा है, पिछले चुनाव से, जो अमूमन वो अक्सर सीखती है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी लीडरशिप अभी एक जीवंत लीडरशिप है। जिस भी पार्टी की जीवंत लीडरशिप होती है वो हमेशा अपनी गलतियां और अपनी जो सफलताएं हैं उन दोनों का विश्लेषण भी करती है। वरना तो आम फैम पर जो कहा जाता है, जो नेपोलियन कहता था कि जब आप जीतते हैं तो कोई आपसे रणनीति पूछता नहीं है और हारते हो तो आप बताने के लिए होते नहीं। तो इसीलिए उससे अलग वो उसको पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, उसको सीखते हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने पहले से बेहतर किया। आप उसके चुनाव के प्रभारी के तौर पर ही आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा भूपेंद्र, है ना, भूपेंद्र यादव, वो आम चर्चाओं से दूर रहते हैं। आपको एक भी इंटरव्यू अभी तक नहीं दिखा होगा। आपको अभी कोई फुटेज में भूपेंद्र यादव बंगाल के नहीं दिखे होंगे, क्योंकि आप भी रोज देख रहे होंगे। इसके उलट कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी राजनीति जो है हुल्लड़बाजी और सब उसके साथ है, आज भी उनको कोई बहुत सिंसियर लीडरशिप के तौर पे कभी नहीं माना जाता। उनको उस समय और वहां का जो उस समय का माहौल था, अगर आप वहां देखते तो होटल्स के और उस सब पे तमाम लोग रुके हुए, एचएचआई और तमाम बड़े होटलों में सब में उनका सारी मीटिंग्स, और उस पर 50 आरोप लगाने में उनको आसानी हुई थी टीएमसी को। इस बार एक भी बार ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें उनके मूर्त बंगला लोगों को बुलाया जाता है, उन्हीं पर वो है। सोशल मीडिया भी बंगाल का सोशल मीडिया है। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल धोने की कोशिश की। ऐसा लगता है बीजेपी को कि बंगाली प्राइड को जगाने के नाम पर उन्होंने जो गुजरातियों और तमाम दूसरे उनका खिलाफ जो एक पहले से एक है वहां, ये एक इमोशंस है जिसको उन्होंने हवा दे दी थी, तो वो मजबूत हो गया था। इस बार बीजेपी ने उसको बिल्कुल नहीं किया। उसने, आप देखेंगे कैंपेन में, अगर आपको बंगाल की जो बंगला भाषा में जो मीडिया है, आप देखेंगे उसमें आपको बीजेपी का जो प्रतिनिधित्व करते हुए दिख रहे हैं वो शुभेंदु ज्यादा दिख रहे हैं, मोदी कम दिख रहे हैं। तो उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। स्ट्रेटजी को वो वहां ले आए हैं जहां से ममता बनर्जी इस पर इमोशनल आंच नहीं लगा सकती है। तो वो उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी है। और अभी दिलीप घोष भी कहीं कहीं दिख रहा है, समीक भट्टाचार्य भी आपको दिखने लगे, तो वो आगे हैं। हालांकि आज वहां जो है पार्टी के अध्यक्ष गए हैं, लेकिन वो भी बिहार के हैं, तो उनका जाना अपने मतलब है। नितिन नवीन वो जो है माँ काली के दर्शन किए और उन्होंने सब चीजें जो करते हैं वो एक चलता है, जो रिटोरिक का मसला है वो सब वहां हुआ। लेकिन पूरी कैंपेन बंगाल में बंगाली के द्वारा, बंगाल के लोगों पर, बंगाली भाषा में इस तरह केंद्रित करके की जा रही है। आपको हिंदी में बहुत बड़े इंटरव्यू अभी दिख नहीं रहे। बिल्कुल।
हिंदी के पत्रकारों को और यूट्यूबर्स को बहुत एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमारा वोटर नहीं है, उसको एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं। पिछली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो बंगाल में लड़ चुनाव रहे हैं, लेकिन देश के लिए, देश को दिखा रहे हैं। ऐसा इस बार वहां नहीं है। तो ये एक उनकी बदली हुई रणनीति, इसका फायदा अभी तो उनको दिख रहा है, बाद में क्या होगा उस दिन बहुत सारी चीजें निकलेंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आज की डेट में है। दूसरा सवाल था आपका एसआईआर ने कितना वोट परसेंटेज का अंतर जो है वो घटाया? तो अगर हम लोग सिर्फ उनका देखें, 58 लाख लोगों में वो थे जो लोग मर गए थे, 22-24 लाख वो लोग थे जिनकी डेथ हो गई। फिर कुछ जो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो गए उनके थे, जो माइग्रेट कर गए हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे थे 5 लाख जो आए नहीं है, और कुछ 7A के साथ जो उनको जो उसमें भरने में होता है, वो सब भी मिला के कुल मिला के ये 63 लाख का आंकड़ा बैठता है। 7 करोड़ 64 लाख के करीब वहां का टोटल में वोटर था जो हम लोगों ने लोकसभा के हिसाब से देखे। उसमें से लगभग 64 लाख आप एकदम उतार दीजिए, वो निकल गए। तो यानी 7 से 8%, वो 8%, 9% वो वहां से निकला। लेकिन 60 लाख में से जितना जाएगा वो इसको 8-9% तक ले जाएगा। यानी जो अंतर था, मतलब थ्योरी कह सकते हैं, जो अंतर था उतने अंतर को उन्होंने बांट दिया है। क्योंकि अगर आप इस अंतर को ले जाके 39% पर रोकेंगे तो लोकसभा में बीजेपी को 0.79, मतलब 1% आप मान लीजिए, इसकी बढ़त मिली थी, और उसको 2 नीचे आई थी। जो टीएमसी आई थी वो लोकसभा की, विधानसभा के मुताबिक बात कर रहे हैं 2021 के। लोकसभा के हिसाब से तो 19 के थोड़ा सा आगे बढ़ी थी, और बीजेपी को तो काफी आगे बढ़ी थी, क्योंकि 2019 में लगभग उतना ही था उसके पास। तो मुझे ये लगता है कि ये इसका नुकसान इसलिए टीएमसी को ज्यादा है, क्योंकि टीएमसी वोट को, जो वोट डाला जा सकता है, अगर कोई धक्के का वोट, फर्जी वोट या बूथ पे कब्जा, ये वहां पूरे स्टेट में सिर्फ टीएमसी की ताकत है। वो बीजेपी को अभी ताकत हासिल नहीं हुई है। भले ही नॉर्थ बंगाल में उसका राजनीतिक तौर पर वो मजबूत हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मजबूत होना और सड़क पर मजबूत होना दोनों आपको अलग दिखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप मेरठ, कानपुर में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाएंगे तो आप चाहे राजनीतिक तौर पर कितने भी मजबूत हैं, आप सड़क पे मजबूत नहीं हो सकते। वो लाठी बजा देंगे निकल के आप पे, तो आपको फिर भाग के पुलिस आपको ढूंढेंगे आप। तो वो जो है वो वहां ये सिस्टम है, इसीलिए नुकसान अपरेंटली उनका ज्यादा है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसका कोई ना कोई अल्टरनेट किया है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं उनके अंदर एक वो आ रहा है, मतलब वो जैसे अब वो ये समझ गई थी कि वो अदालतों में ज्यादा उलझ गई है, तो उनको ग्राउंड पे रहना है। कल वो जलपाईगुड़ी में क्रिश्चियंस के बीच में बोल रही थी कि भाई मैं तो बिल्कुल ऐसी ही हूँ जैसे हूँ, सब धर्मों का आदर करती हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे वहां मंदिर, वो सब चीजें चल रही हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने अपने वफादारों को टिकट दिया जिनकी 80-85 साल की उम्र है। टिकट का अगर डिवीजन भी देखेंगे तो वो भी पहले से कुछ उन्होंने अलग किया। 186-90 के करीब टिकट उन्होंने ऐसे दिए हैं जो 50 साल से नीचे के हैं। तो इसको कहते हैं कि जब आप अपने आने वाली पीढ़ी की तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो ममता बनर्जी वो कर रही है। और मुझे लगता है ममता बनर्जी एक बहुत शार्प पॉलिटिशियन है, जिससे निपटना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बराबर की टक्कर का काम है। और ये लड़ाई जो है सीधे तौर पर अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच की है। बाकी सब इसमें चेहरे हैं, वो जैसे आप आगे बढ़ाते हैं, देखिए रखते दोनों में रहता तो बादशाह ही है। शतरंज के चेस में आपने देखा होगा मोहरों में, वो चलता बलता बहुत ज्यादा नहीं है, सब लड़ रहे हैं, जीत और हार उसी की होती है। तो उसी तरह से चल रहा है, तो हम इसको देख रहे हैं कि क्या होता है। बिल्कुल। और अच्छा, आपने मैं वो भूल गया, सीपीएम वाला, तो सीपीएम और कांग्रेस वहां जो है रिडंडेंट है। अगर वो कुछ भी हासिल करते हैं तो वो वाली वोट हासिल करेंगे जो अल्टीमेटली टीएमसी के होगी, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होगा। वो जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, चूंकि जो टीएमसी जो सीपीएम का वोट बीजेपी के पास गया, उसके पास लौटने का कोई कारण इसलिए नहीं है क्योंकि वो हराने के लिए गया था। याद कीजिए आप, वो हराने के लिए गया था, और बीजेपी ने उसके उस वोट को इसलिए ऑनर किया कि वो दूसरे नंबर की पार्टी वहां मौजूद है। तो लिहाजा उसके पास कोई थ्योरेटिकली कोई कारण नहीं है कि वो वापस लौटेगा। ये जो टीएमसी को वोट जो मिलता है, उसमें से ऐसा वोट जो वापस बीजेपी के पास तो नहीं जा सकता हराने के लिए भी, तो उसको अगर सीपीएम मजबूत होती है
तो वो उधर थोड़ा मजबूत या मूव करेगा या कांग्रेस की तरफ मूव करेगा। और देखिए कांग्रेस अगर लड़ती है तो कुछ मुस्लिम वोटों को या उनको कुछ ना कुछ, हालांकि यूपी में हमने देखा कि उसने जमानत जब्त होने में वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था जब लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ लड़ी थी हूं, तो ऐसा ही वहां भी बनेगा, ऐसा कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि वो यूपी से आगे जाएंगे क्योंकि 292 सीटों पर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही ऐलान किया था कि हम सब पे लड़ेंगे और अब तक उनको आदमी नहीं मिल रहे, वो ढूंढ ही नहीं पा रहे। बाकी सब पार्टियों ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, यहाँ तक कि ये जो अपना हुमायूं कबीर है ये भी अपने पत्रकार अपने जो उम्मीदवारों की सूची जेब में लिए घूम रहा है, वहां कुछ पता ही नहीं चल रहा। और जो अलीमुद्दीन स्ट्रीट है माकपा का, उनके पास कोई रास्ता नहीं, उनको लगता है कि जैसे अब वो खुद उनको भी ये लगने लगा कि वो अब इस जमीन पर दोबारा आएंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सलीम इधर उधर बैठे हुए, अच्छा दूसरा उन्होंने क्या किया है कि अब उनके नेता जो है अगर कहीं मंदिर चले जाते हैं या ढोल बजाने लगते हैं भजन में, हवन में, वो भी डाल रहे हैं, जो कभी ये सोचा नहीं जा सकता था। क्योंकि याद है मुझे सुभाष हुआ करते थे, सुभाष मुखोपाध्याय या क्या नाम, बड़ा ताकतवर नाम हुआ करता था, वो किसी एक उसमें चले गए थे धार्मिक आयोजन में, तो पार्टी ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांग लिया था। ये बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय में वो नंबर 2 और 3 पर हुआ करते थे, तो वो अब सीधे बिखर गई है, वो जा रही है, वो हवन में भी जा रही है, वो इफ्तार में भी जा रही है, वो तमाम जगह जा रही है। तो वो खोई हुई पार्टी वहां दिखती है, मुझे नहीं लगता वो कोई करेगी। और कांग्रेस का हाल तो यह है कि उसके नेता का कोई लेना देना ही नहीं, वो जानता ही नहीं कि बंगाल में है। पिछली बार भी एक रैली 2 कहा था, 2 करेंगे, एक माटीगारी में की थी, नक्सलबाड़ी के अंदर आती है वो सीट, नक्सलबाड़ी गांव उसी के अंदर आता है, और आधी में से ही वो भाई भाग गया था। वो समझ गया यहाँ कुछ है तो है नहीं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इलेक्शन वहां बाइपोलर ही है, दोनों के बीच में है। और कौन सा अपने लास्ट समय तक अपनी नसों को नियंत्रण में रख पाएगा वही जीतेगा, क्योंकि मैदान अब एवन प्लेइंग फील्ड है, बराबर का मुकाबला है। एसआईआर ने बीजेपी को बराबर के मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया, अब आपको पॉलिटिकली लड़ना है। बिल्कुल। इस समय वेस्ट बंगाल का चुनाव बराबर पर है, बाइपोलर है, एक तरफ भाजपा दूसरी तरफ टीएमसी दर्शकों, लेकिन ये छोटे छोटे डेंट, चाहे वो ओवैसी का हो, चाहे हुमायूं कबीर का हो, चाहे लेफ्ट के हाथ में 1-1.5-2% जो भी आए, या कांग्रेस के पास 0.2 आए, 4 आए, 5 आए, मतलब ये जो पार्टियां हैं, ये जो गठबंधन है, जितने वोट अपने पास लेंगी, ये जीते न जीते, जीत तो सकती नहीं, लेकिन ये डेंट अंततः लगेगा टीएमसी को। 99.9% यही चांस है। क्यों? क्योंकि आंकड़े भी ये बताते हैं, पुराना इतिहास भी ये बताता है कि भाजपा के पास वेस्ट बंगाल में जो वोट आए वो इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहने वाले हैं। एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो टीएमसी के साथ है, बाकी अगर वोटों का कुछ भी थोड़ा बहुत डेंट है वो भी टीएमसी को है। और तब जबकि एसआईआर के बाद बीजेपी और टीएमसी एक इक्वल फील्ड पर खड़ी है, तो ये बताता है कि वेस्ट बंगाल का चुनाव अंत में कहां जाके टिकेगा। लेकिन अभी तो लड़ाई बराबर है, अगर पलड़ा कहीं झुक रहा है, नुकसान किसी को होने की उम्मीद है, तो वो टीएमसी और ममता बनर्जी को है। हालांकि तीसरी बार है तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन वही है, फियर फैक्टर कितना होगा, जिसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कस्टोडियन बन के बैठा हुआ है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक भी है इस देश में, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए और लोकतंत्र को जीवित रखने वाली संस्था, इलेक्शन कराने वाली संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिस तरीके से वो अपना छाता ही नहीं बल्कि अपना पूरा समर्थन दे रहा है। पुण्य सर, वेस्ट बंगाल के बारे में इतनी जमीनी बातें आपसे ही मिल सकती हैं, इसलिए प्रारब्ध पर मैं आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हमेशा रहता हूं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल पर बिल्कुल एक अलग तरह की जमीनी चर्चा आपको देखने को मिली होगी। अगर आपको ऐसा तनिक भी लगता है तो इस वीडियो को जरूर आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ में चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की चर्चा यहीं तक। मुझे यानी अमनीश और धीरेन्द्र पुंडीर सर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री